Assalamu alaikum dear, welcome back to Online Practical Academy. Here is Arshid Hayat और आज हम केमिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एमडीके 2022 का। तो चले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। Which of the following contains same number of molecule? यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मुझे बताया है कि मुझे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लूँ तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स इनमें से किसके साथ सिमिलर होंगे। तो चले जिसमें मोल्स बराबर होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे और मोल्स का मेरे पास फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो चले पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे गिवन है उसको जरा चेक कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे तो मास इन ग्राम 22 ग्राम मुझे गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है। आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.5 मोल। तो इसका मतलब है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 0.5 मोल्स होते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 9 ग्राम वाटर, तो H2O का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। तो चले इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं 9 डिवाइडेड बाय 18, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। तो यार कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम 0.5 मोल के बराबर होता है और वाटर का जो 9 ग्राम है वो भी 0.5 मोल्स के बराबर होते हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सिमिलर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 60। मुझे एक मॉलिक्यूल गिवन है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है, 60 AMU है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी मुझे गिवन है। मुझे बताया है कि इस मॉलिक्यूल का मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग बता दें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, n हमारे पास क्या है? n हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो ऑलरेडी मुझे स्टेटमेंट में बताया है कि 60 है। एम्पिरिकल फार्मूला मुझे गिवन है CH2O है, इसका निकाल ले 60। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो इसको ज़रा प्लस करेंगे तो आंसर मेरे पास 30 आएगा। n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जब मेरे पास n की वैल्यू 2 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दे 2। एम्पिरिकल फार्मूला मुझे गिवन है CH2O, मल्टीप्लाई कर दे, मेरे पास आ जाएंगे 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास मेरे पास 60 है, ये मेरे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो आंसर मेरे पास बी आ जाएगा, C2H4O2। ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फोटॉन, तो स्मॉलर इट्स एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी ही एनर्जी मेरे पास कम होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड बिलो विच द बॉन्ड फॉर्म। अच्छा, मुझे बताया है कि बॉन्ड बना है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड p ऑर्बिटल। sp और p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना है। तो मैं अगर BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन देखो ना तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम
monovalent atom plus monovalent atom plus anion minus cation. तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में है तो 2 है। मोनोवैलेंट एटम मेरे पास जो है वो 0 है। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम मेरे पास 0 है, प्लस एनाइन कैटाइन नहीं है। यहां पे मेरे पास जो है वो आंसर 2 आ जाएगा। यहां पे मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। 2 जब आता है तो इसका मतलब है एक sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें हुआ है, और क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, तो इसमें मेरे पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया है उसने। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन? मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट है, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। तो 2 मीन एक s और एक p जो है वो ऑर्बिटल मिले हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखूं तो 1s2 2s2 और 2p4 8 एटॉमिक नंबर है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। और नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। और बेरिलियम का मेरे पास है 4 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 1s2 और 2s2। ठीक है, तो ये तो s ब्लॉक एलिमेंट है, तो s ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो p3 मतलब हाफ फिल p ऑर्बिटल है। तो हाफ फिल p ऑर्बिटल का मतलब है कि इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो स्टेबल है। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप नंबर 8 का ज्यादा होगा, फिर ग्रुप 7 है, उसके बाद ग्रुप 5 है, फिर ग्रुप 6 है, फिर ग्रुप 4 है, फिर ग्रुप 3 है, फिर ग्रुप 2 होगा 3, और इसके बाद 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से है, कार्बन ग्रुप 4 से है, और बेरिलियम ग्रुप 2 से है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास नाइट्रोजन की होगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मार्क डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? कह रहा है कि आइडियल बिहेवियर से कौन ज्यादा डिविएशन शो कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होगा कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उतना मेरे पास मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो इतना ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि ये रियल गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डिविएशन शो करता है। इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा मोर रियल बिहेवियर शो करेगा। एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मेरे पास उसकी एसिडिटी लो है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, उसकी वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि इसमें लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फोन का होना ज़रूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम। प्रेशर कुकर जो है वो कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है क्योंकि उसमें इनसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज इनसाइड, क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने की वजह से वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वहां पे कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Which of the following ionic compound have highest value of lattice energy? तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? आइस, आइस मेरे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बाकी सारे मेरे पास नॉन पोलर है। आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है लेकिन नॉन पोलर। फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है लेकिन नॉन पोलर। और कॉपर जो है वो मेटेलिक सॉलिड है। ठीक है, दिस इज द मेटेलिक सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स? तो कॉपर +2, क्योंकि इसमें D9 सिस्टम है और इसके साथ लीगेंड जो है वो एफिनिटी बहुत जल्दी बनाता है। और कॉपर +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के साथ भी मिल सकता है और वीक फील्ड लीगेंड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ऑल आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एक्सेप्ट पोटाशियम साइनेट, क्योंकि यहां पर जो है ये मेरे पास इनऑर्गेनिक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ड्यू टू देयर आयनिक इन नेचर दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। द आइसोमर्स ऑफ अ सब्सटेंस, आइसोमर्स वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब ये है कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, क्योंकि उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक जैसे है तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ कार्बन के। जितने कार्बन की तादाद बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो साइक्लोहेप्टेन, इसमें 7 कार्बन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उसमें ज्यादा होगी। प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 टू फॉर्म। चले, मुझे बताया है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड मीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोपाइन यहां पे मैं लिख देता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे पास प्रोपाइन हो जाएगा। वाटर के साथ इसका रिएक्शन है, तो जिस तरह मुझे पता है वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्काइन बन गया, क्योंकि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर नहीं है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल्स। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के मुताबिक ये पॉजिटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो मैं ऐसा लिख देता हूं CH3CH डबल बॉन्ड, पॉजिटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो तो H इधर आएगा और नेगेटिव पार्ट इधर आएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया इनोल बन गया। और जब भी इनोल बनता है तो वहां पर मेरे पास टार्टोमेरिज्म का फिनोमेना भी होगा, क्योंकि कीटो फॉर्म नॉर्मली इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है और टार्टोमेरिज्म में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी 1,3 सिस्टम के दरमियान। तो यहां पे जो प्रोटॉन होगा वो इधर आएगा और पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो टार्टोमेरिज्म में इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बन जाएगा इस तरह CH3। तो इसका जो नाम है ये मेरे पास एसीटोन बन गया, या दिस इज आल्सो कॉल्ड 2-प्रोपानोन या एसीटोन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, टार्टोमेरिज्म का फिनोमेना होगा। जब भी अल्काइन ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे इसका हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। अच्छा, अब 2 कार्बन वाले अल्काइन से एल्डिहाइड बनता है और 3 कार्बन 4 कार्बन जितने भी आप अल्काइन ले लेना, जितने कार्बन वाला भी आप अल्काइन ले ले तो सबसे हमारे पास कीटोन बनेगा। पे the electrophile which is considered to be the active reagent in nitration। नाइट्रेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजीन लेता हूं ना, बेंजीन मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो चले, नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूं NO2 और यहां पर OH। तो इसके पास ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है और सल्फ्यूरिक एसिड H होगा और इसी तरह HSO4। तो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन पर अटैक कर देगा
जब इस प्रोटॉन पर अटैक कर देगा SO4 HSO4 पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये प्रोटॉन जो है वो ये ले लेगा ये ऑक्सीजन, तो मेरे पास NO2 और ऑक्सीजन ने एक प्रोटॉन को ले लिया तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को दोबारा ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और NO2 पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, मैं यहां पे NO2 पे पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा। तो अब बेंजीन जो है वो अटैक किस चीज पे करने वाला है, वो NO2 पे अटैक करने वाला है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है इस रिएक्शन में। तो द आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। विच कंपाउंड मोस्ट रेडिली रिएक्ट विद SN1, तो SN1 में मेरे पास उसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी से, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में मेरे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा होगा अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करें। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को जरा चेक करूं ना, तो चले, मुझे लिखा है प्रोपेन मीन 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 3 कार्बन लगा देता हूं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। अच्छा, 2 कार्बन पर क्लोरीन भी है और 2 कार्बन पर मीथाइल भी है, तो यहाँ पे मैं मीथाइल लिख दूंगा और यहाँ पर मैं क्लोरीन लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच है वो मेरे पास टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हुआ। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म सबसे फास्ट होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात आएगी तो हमारा काम पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा। हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट होगा साइज, यानी मॉलिक्यूलर वेट की तरफ जाना है, क्योंकि उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी। और अगर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर साइज यानी मॉलिक्यूलर वेट भी एक जैसा है तो फिर हम जाएंगे सरफेस एरिया की तरफ। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 देखूं तो सारे अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं पहले आंसर से, पहले रीजन से जो है वो आंसर नहीं दे सकता। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो आयोडाइड और आयोडाइड, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन तो यहां से चले गए, क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। तो इसका मतलब ये है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर मास। अब N ब्यूटाइल है और ये आइसोब्यूटाइल है, मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन N का मतलब ये है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी। तो N ब्यूटाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मेरे पास। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म। मुझे बताया है SN1 मैकेनिज्म विल नॉट अफेक्ट, इस बात को जरा अंडरलाइन कर दे कि SN1 मैकेनिज्म कौन सा इसमें इफेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मुझे लिखा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि SN1 मैकेनिज्म के लिए मुझे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में फिर SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए। सॉल्वेंट तो इफेक्ट कर रहा है। कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो SN1 मैकेनिज्म का जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। जितना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना मेरे पास SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा। तो कार्बोकेटाइन के बेस पर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 इसलिए ज़्यादा फेवर करेगा क्योंकि उसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे पास। और नेक्स्ट में लिखा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि SN1 के लिए मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वाइल SN2 मैकेनिज्म हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में होगा। क्योंकि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए चाहिए क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी पहले स्टेप में डिसोसिएशन हो रही है, ऑलरेडी पहले स्टेप में खुद डिसोसिएशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मेरे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्काइल हैलाइड के डिसोसिएशन में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो वहां पर ये हेलोजन तब तक रिमूव नहीं होगा जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो बैक साइड से अटैक ना करे। तो वहां पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए और SN1 मैकेनिज्म के लिए मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो भी वो भी इफेक्ट करता है, लेकिन कार्बो एनाइन इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर कभी भी कार्बो एनाइन नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहां पे। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है? तो फिनोल जो है यहां पर उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। बफर कैपेसिटी हाई एंड इक्वल कंसंट्रेशन। अगर हम यहां पर बफर कैपेसिटी हाई इसलिए होगी अगर हम यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ले ले तो pH बराबर हो जाएगा, P के A के बराबर हो जाएगा। If the solubility product Kp value is large, the salt in water। अगर Kp वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि सोलबिलिटी ज्यादा होगी, आयन ज्यादा बनेंगे, सोलबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मोर सोलबल हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, मुझे बताया है रेट कांस्टेंट का यूनिट है, यहां पर मुझे रेट कांस्टेंट का यूनिट गिवन है, ठीक है। और उसमें मुझे ये बात मुझसे पूछी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग बता दें कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अभी अगर मैं के की यूनिट की बात करूं, रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं, तो इसका यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और यूनिट डिपेंड करता है डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट होगा कि मोल्स डिवाइडेड बाय dm क्यूब 1 - n पर सेकेंड। अब n हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है 1, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल n की जगह 1 पुट कर दूं ना तो ये आ जाएगा मोल डिवाइडेड बाय dm क्यूब और 1 - 1 पर सेकेंड। 1 - 1 0 और एनीथिंग पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का यूनिट पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन चले अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करूंगा तो n की जगह पर 2 लिखूंगा तो वो मेरे पास बराबर होगा मोल डिवाइडेड बाय dm क्यूब और ये 1 - 2 हो जाएगा पर सेकेंड। 1 - 2 जो है वो मोल -1 और dm जो है वो -3 हो जाएगा पर सेकेंड। अगर मैं dm -3 को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो dm3 यहाँ पर मोल -1 और पर सेकेंड हो जाएगा। तो मेरे पास जो यूनिट मेंशन किया है देखिए, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट सेम आया। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। के की यूनिट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। A system that can exchange transfer both matter and energy, इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में एनर्जी मैटर दोनों एक्सचेंज होती है विद सराउंडिंग।
द सम ऑफ ऑल एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ अ सब्सटेंस, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। Which of the following element have same oxidation state in all of its compound? वो एटम बता रहे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सारे कंपाउंड में फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। तो पीरियोडिक टेबल में एक अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल जहां पर भी होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल में एक मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल जहां पर भी होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। मैं एस और पी ब्लॉक में बात कर रहा हूं, और पी ब्लॉक में जो है एक फ्लोरीन है, वो जहां पर भी होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा। तो इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होता, ये हमारे पास फिक्स होता है। और अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो वहां पे एक जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ब्रोमीन ये ग्रुप 7 से है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, नाइट्रोजन का चेंज होता है, यहाँ पे क्लोरीन का चेंज होता है। लेकिन बेरिलियम मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने आपको क्या कहा, ये जहां पर भी होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहेगा बेरिलियम का। द कैथोड हैव रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन एनोड, क्योंकि कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है कि इसमें रिडक्शन वाली एबिलिटी ज्यादा है, और एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि एनोड में जो रिडक्शन एबिलिटी है वो एनोड से ज्यादा होगी। अ रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, तो यार एनाइन का रेडियस जो है वो हमेशा न्यूट्रल एटम यानी इसके पेरेंट एटम से ज्यादा होगा, और पेरेंट एटम का रेडियस उसके केटाइन से ज्यादा होगा। तो द आंसर इज अ एनाइनिक रेडियाई। चलो, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर, तो ऑप्शन नंबर ए जर्मन सिल्वर में ये हमारे पास एलॉय का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट रिएक्ट विद दिस रेट, चले मुझे रेट गिवन है कि इस रेट से रिएक्शन कर रहा है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, मतलब आप लोगों ने के की वैल्यू बता देनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता देनी है के की, of this reaction if the reaction is first order। मुझे बताया है कि रिएक्शन आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर मेरे पास एक रिएक्शन हो लाइक ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो इसका जो रेट ला लिखने वाले हैं हम, वो बराबर होगा, रेट बराबर होगा के, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए के ऊपर मैं 1 लिखूंगा, और ये 1 मुझे एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो के बराबर होगा रेट डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन। तो अब मुझे ऑलरेडी जो है वो गिवन है, रेट मुझे गिवन है, रेट मेरे पास है 0.6 मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब मुझे बताया है कि यार 1 मोल है, 1 मोल, और 1 मोल इस यूनिट से अगर आप अंदाजा लगा ले तो डीएम क्यूब, इसका मतलब है 1 डीएम क्यूब है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगा, मोल मोल कैंसल, डीएम क्यूब कैंसल, आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.6, और यूनिट क्या बच गया, माइनस पर सेकेंड, मतलब के का यूनिट पर सेकेंड, और के का यूनिट पर सेकेंड ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। आप यहां से इस फार्मूले से अंदाजा लगा सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब 1 - n पर सेकेंड। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के का यूनिट पर सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। What will be the product when phenol react with concentrated की बात की है तो मीन पिक्रिक एसिड बनेगा। कंसंट्रेटेड में फिर ऑर्थो और पैरा, क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
तो यहाँ पर भी अटैचमेंट होगी, पैरा पर भी अटैचमेंट होगी और इस ऑर्थो पर भी अटैचमेंट होगी। तो इसका मतलब है पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, सॉरी पिक्रिक एसिड बनेगा। एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म सायानोहाइड्रेट्स। कीटोन और एल्डिहाइड में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब फेवर करते हैं, या इट इज आल्सो कॉल्ड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। बेनेडिक सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसका कॉम्बिनेशन को हम बेनेडिक रिएजेंट कहेंगे। Which of the following statement is false for acid strength? तो यहां पे लिखा है एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। ये बात गलत होगी। अगर हम कोई एसिडिक ग्रुप के साथ, कोई भी मेरे पास एक एसिडिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ेगी। ये बात याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। तो ब्रोंसन एंड ल्यूरी कंसेप्ट के मुताबिक जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं अटैच करूंगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। और यहां पर क्लोरीन जो है, मतलब जितने भी हैलोजन है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, तो इसके लिए अपने पास शॉर्टकट नोट कर दे। फिर हम लोगों ने PNS की तरफ आना है। पहले अगर हम पोजीशन को देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नियर टू एसिडिक ग्रुप, अगर ये एसिडिक ग्रुप के नजदीक है तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहले हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का पोजीशन देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल पोजीशन एक जैसा हो तो फिर हम यहाँ पे n नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना मेरे पास उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। और अगर आप फॉर एग्जांपल नंबर भी सेम है तो फिर यहाँ पर हम स्ट्रेंथ को देखेंगे, स्ट्रेंथ। अब अगर फ्लोरीन देंगे तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, देन क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, देन ब्रोमीन। तो फिर हम इस शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पर MCQ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, क्योंकि एसिडिक एसिड वो मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होता, क्योंकि वो एसिडिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, वो वीक एसिड है। The linear arrangement of amino acid, this is the primary structure, linear में primary structure होता है। The amount of product that are actually product during chemical reaction, देखो chemical reaction की बात की है, एक chemical equation होता है, एक chemical reaction होता है। तो chemical reaction जो है इसका मतलब ये है कि ये experimental process है, आप लोगों ने लेबोरेटरी में जाके experiment किया है, तो this is the actual yield होगा। The shape of ammonia trigonal pyramidal, trigonal pyramidal, एक लोन पेयर है और तीन जो है वो बॉन्ड पेयर है, ट्राइगोनल pyramidal होगी। चले द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हमेशा उसकी डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। The temperature above in two conjugate solution merge, अगर दो conjugate solution merge होते हैं तो उस temperature above को हम लोग नाम देते हैं critical solution temperature। In which of the following molecule hydrogen bond is not possible? CH4 है, क्योंकि इसमें भी फोन नहीं है, electronegative atom नहीं होगा। The distillation carry out under reduced pressure, reduced pressure, this is called vacuum distillation। ये boiling point क्या application है। Which one of the following pair of compound is not isomeric? isomorphic कौन सा नहीं होगा? isomorphic वो होता है जिसका मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये isomorphic नहीं होगा, एक रोम्बोहेड्रल में है और एक जो है वो ऑर्थोरोम्बिक में है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं।
द वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आप जितना टेम्परेचर को बढ़ाओगे KSP की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि मोर साल्ट जो है वो डिसोसिएट होंगे। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल वाइट इन कलर एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम जो है वो सिल्वरी ग्रे कलर में होता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस अगर हम देखें बाकी सारे जो है वो मेरे पास वाइट कलर में होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज मेजर, पोलराइमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करेगा। द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म विच आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहां पे लिखा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो मेरे पास टाटोमेरिज्म होता है। टाटोमेरिज्म में हमेशा दो मॉलिक्यूल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, इसमें हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर, ये तीन बातें यहां पर ओबे होनी चाहिए। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर यानी हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर बिटवीन 1,3 सिस्टम, 1,3 सिस्टम के दरमियान प्रोटॉन की ट्रांसफर होगी। एंड both molecule in dynamic equilibrium, दोनों मॉलिक्यूल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, 1,3 सिस्टम के दरमियान होगा, बोथ मॉलिक्यूल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो दिस इज द टाटोमेरिज्म, ये मेरे पास टाटोमेरिज्म का डिफिनीशन होगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन, क्यूमीन हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इस स्ट्रक्चर को हम क्यूमीन भी कहते हैं और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3s2 12 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है तो 3s2 और 3p1 हो जाएगा। अब मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है, कंप्लीट वैलेंस ऑर्बिटल इसका कंप्लीट है, लेकिन इसका वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट नहीं है, ना तो कंप्लीट फिल है और ना तो पार्शियली फिल है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन इन द 3p1 ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पर एल्यूमिनियम में p1 मीन इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। चले विच वन इज पर्शियन ब्लू, सो फेरी हेक्सासायानोफेरेट आयरन वो नाइट्रोजन वाली डिटेक्शन की बात है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर लेविस बेस, स्ट्रॉन्गर लेविस बेस की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी पायरिडीन स्ट्रॉन्गर लेविस बेस है, क्योंकि पायरिडीन में बेंजीन से मैं एक कार्बन को नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दूंगा। अब यहां पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लोन पेयर फ्री है। अगर हम एनाइलिन की बात करें तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है NH2 और NH2 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब है इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन के अंदर रेजोनेट होगा, तो ये दूसरे को नहीं दे रहा, ये अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही रेजोनेट हो रहा है। अगर हम फिनोल देखें तो फिनोल में भी OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है, तो इसका भी लोन पेयर जो है वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही रेजोनेट हो रहा है। लेकिन पायरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट्स व्हाई यहां पे ये लोन पेयर फ्री टू डोनेट, ये दूसरों को डोनेट कर सकता है,
तो लेविस बेस मीन जो वो होगा जो मेरे पास लोन पेयर डोनेट करेगा, और स्ट्रॉन्ग लेविस बेस जो आसानी से डोनेट करेगा दूसरे एटम को। तो इसका मतलब है पायरिडीन मेरे पास स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होगा। Photon of which the following series have largest wavelength? Largest wavelength वो फोटॉन जो रिलीज हो रहा है इस सारी सीरीज में किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसके साथ यहां पर नोट कर दे लॉफ बीवी बाकी सब IR। तो इसका मतलब है कि लेमन का जो सीरीज है वो लाई करेगा यूवी रीजन में, बीवी बाल्मर का जो सीरीज है वो आएगा विजिबल रीजन में, और बाकी सब इंफ्रारेड। तो अगर हम एनर्जी ऑर्डर चेक करें ना, तो एनर्जी ऑर्डर यूवी की ज़्यादा एनर्जी है विजिबल से, विजिबल की एनर्जी ज़्यादा होगी IR से। लेकिन अगर हम वेवलेंथ देखें तो फिर यूवी का वेवलेंथ कम होगा विजिबल से, विजिबल का वेवलेंथ कम होगा IR से। तो अब मुझे बताया है कि इसमें मुझे वो बता दे जिसका लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। इसका मतलब ये है ना, लार्जेस्ट वेवलेंथ जिसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। तो यहां पर मेरे पास है एक लेमन सीरीज, एक बाल्मर सीरीज, उसके बाद जो है वो पास्चन सीरीज, उसके बाद जो है वो फिर ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद जो है वो फीफंड सीरीज। तो जितना हम उधर जा रहे हैं एनर्जी कम हो रही है और वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ फीफंड ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे पास करेक्ट होगा। Which of the following element have largest second ionization energy? तो ऑप्शन नंबर ए अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सबसे कम होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे फिर ऑर्बिटल लास्ट में फुल हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद। द स्ट्रॉन्गर द रिडक्शन पोटेंशियल द मोर डिफिकल्ट। अच्छा लिखा है अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो, स्ट्रॉन्गर द रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि इट सेल्फ रिड्यूस, खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे लिखा है मोर डिफिकल्ट ऑक्सीडाइज द कंपाउंड, मतलब खुद जो है रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज करना जो है वो मुश्किल होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये खुद रिड्यूस होगा, इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना जो है